नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे शिक्षक साथियों। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपने मुझे इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज का हमारा विषय है निरालाकृत सरोज स्मृति, जिसका प्रथम भाग मैंने आपके समक्ष रखा था। आज मैं द्वितीय भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रथम भाग में आपने देखा कि निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु 19 वर्ष की अवस्था में हो जाती है और कवि मन टूटकर बिखर जाता है और वो बिखरन उनके शब्दों में चित्रित होता है। कवि कहता है कि तू मुझे क्यों बेसहारा छोड़कर चली गई, मैं किसके भरोसे अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करूँगा। फिर वो आगे यह भी सोचता है कि शायद वो पहले चली गई कि जब पिता उसके अंधेरे में आएंगे तो उसका हाथ पकड़ के वो उसे उबार लेगी। ये सोचते हुए कभी उसकी बचपन की यादों में गुम हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तू छोटी थी और माँ को पहचानने लगी थी तभी तेरी माँ की मृत्यु हो गई और तुम दोनों यानी भाई बहनों का पालन पोषण तुम्हारी नानी ने करना प्रारंभ किया। तुम अपनी नानी का जब घर अपनी खुशियों से महका रही थी ना, तब भी मैं व्यर्थ के कवि जीवन में व्यस्त था। उन्होंने अपने दोहरे दुख को इसमें चित्रित किया है, एक तो पुत्री की मृत्यु और दूसरा उनके साहित्य के प्रति लोगों का अनादर। ये उनके हृदय को बहुत विदीर्ण करता था, उन्हें घुटन सी महसूस होती थी। उनको लगता था कि उनके साहित्य को परखने वाला कोई नहीं है, अर्थात कोई विद्वान जन है ही नहीं। वो कहते हैं कि एक समय जरूर आएगा कि सरस्वती माँ की मेरे ऊपर महती कृपा होगी और मेरा साहित्य सबको प्रेरणा प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना द्वितीय भाग आपके समक्ष रख रही हूँ और आशा करती हूँ कि पहले की तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना रहेगा। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप खंडित करने को भाग्यांक देखा भविष्य के प्रति आशंक। इन पंक्तियों में अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचते हुए स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कवि आगे कहते हैं, मुझे याद है कि दिवस की पहली धूप अर्थात सुबह सुंदर धूप तेरे ऊपर पड़ रही थी तथा तू परी के समान चंचल बनी खेल रही थी। मैं 2 वर्ष के पश्चात अपने घर से दूर उत्सुक होकर पैदल ही चलकर तुम दोनों बच्चों को अपनी आंखों से देखने के लिए तेरे नानी के घर गया था। मैं बाहर आंगन में फाटक के भीतर मोढ़े पर बैठा था। मेरे हाथ में लंबी जीवन गाथा कहने वाली मेरी जन्म कुंडली थी। उस कुंडली में अपने 2 शुभ विवाह का योग पढ़कर मैं हंसने लगा था। मन में इसे झूठा सिद्ध करने की इच्छा जागृत हुई। मैंने पूर्ण निश्चय होकर अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन में हूँ मंगली मुड़े सुनकर। इन पंक्तियों में कभी अपने विवाह की बात करते हुए बताते हैं कि जब कोई आता था तो मैं अपने को मंगली बताकर शादी से बच जाया करता था। कवि आगे कहते हैं कि इसके पहले मेरे अनेक सगे संबंधी स्नेहपूर्वक मुझसे कह चुके थे कि मैं किसी पढ़ी लिखी सुंदर कन्या से विवाह कर लूं, इस प्रकार मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। मेरे पास विवाह के अनेक प्रस्ताव आए थे, लेकिन मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक लौटा दिया। लेकिन अनुकूल उत्तर पाने के लिए वह अड़ के खड़े हो जाते थे। उनकी आंखों में याचना भाव दिखता था। तब मैं उन्हें मंगली हूँ बता देता था, वह मुड़कर चुपचाप चले जाते थे। इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हतोत्साह देखने लगी, वह विस्मय भर तू बैठी संचित टुकड़ों पर। इन पंक्तियों में कवि आगे कहते हैं कि इस बार एक ऐसे सज्जन मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए जो किसी प्रकार निराश होकर जाने को तैयार नहीं थे। यह बड़ी मुसीबत थी। मेरे मन में भी उसके द्वारा प्रस्तावित कन्या का आकर्षण आंखों में भर उठा। मेरी सास ने कहा, भैया वह सज्जन है, वह लड़की भी एंट्रेंस पास है। वह सज्जन मेरी तरफ संकेत करते हुए बोले, तुम्हारी आयु 26 की ही तो है। वर की यह सर्वथा उपयुक्त आयु होती है, क्योंकि लड़की 18 वर्ष की है। वह हाथ जोड़कर कहने लगे कि कैसी दुख की बात है कि विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यह शिष्ट सज्जन विद्वान और अच्छे कवि हैं, इनका बड़ा नाम है, लड़की भी रूपवान है। तब सास जी ने कहा, आपके लिए यह उचित है कि यही विवाह कर लें। वे लोग इस संबंध में बात पक्की करने के लिए कल आएंगे।
कभी आगे कहते हैं कि सास जी की बात सुनकर मेरी नज़र ढीली पड़ गई। उसी समय तो पुतली के समान खिलखिलाती हुई हंसती हुई मेरे पास आ गई। तभी मेरी चेतना तुरंत वापस लौट आई तथा मैं विवाह बंधन पर विचार करने लगा। मैंने अपनी जन्म कुंडली तुझको दिखाकर कहा, यह लो। उसे देखकर तू पास आ गई। उसे तेरे हाथ में देकर कहा, खेल बेटी खेल। इसके पश्चात सास जी स्नान करके केस खोलकर सुंदर वस्त्र धारण करके रहस्यमयी मुस्कान छिटकाए हुए मेरे पास कल विवाह की बातचीत के विषय में विचार करने आई। मैंने अविचलित भाव से खुश होकर इशारे कर उन्हें उस ओर देखने को कहा जहाँ कुंडली के टुकड़े टुकड़े पड़े थे। वह आश्चर्यचकित होकर उस ओर देखने लगी और तू जन्म कुंडली की टुकड़ों को एकत्रित करके उस पे बैठी हुई खेल रही थी। धीरे धीरे फिर चढ़ा चरण बाल्य की केलियों का प्रांगण नभ प्रीत द्रुम कलि किसलय दल। इन पंक्तियों में कवि अपनी पुत्री के यौवन आगमन का भावपूर्ण बहुत संयम चित्रण किया है। कवि आगे कहते हैं, मेरी बेटी सरोज के कदम बाल क्रीड़ा रूपी आंगन पार करके यौवन आगमन की तरफ बढ़ चले थे। अर्थात तू नवयुवती बन गई। तेरा शरीर युवावस्था के सुंदरता में प्रविष्ट किया। वह बालिका से सुंदर तरुणी बन गई। तेरा शरीर सौंदर्य के भार से थरथर कांपने लगी, मानो नई वीणा पर मालकौल अर्थात एक राग नामक राग छिड़ गया हो। तू रात्रि के कोमल मधुर स्वप्न के समान धीरे धीरे चलती हुई उषा काल में जागृति भर देने वाले काव्य के समान गुंजायमान हो उठी। उज्ज्वल सौंदर्य का स्पर्श प्राप्त करके समस्त दिशाओं एवं वन प्रकंपित हो उठे। अर्थात तेरे सौंदर्य को देखकर संपूर्ण दिशाएं व वन कांप उठे, विस्मित हो गए। संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, कलियां एवं वृक्षों के नवीन कोमल पत्ते सभी तेरी सुंदरता में सुंदर बनके तेरे सौंदर्य का परिचय कराने लगे, अर्थात तेरे सौंदर्य का गुणगान करने लगे। क्या दृष्टि अटल की सिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार, भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। कवि इन पंक्तियों में आगे कहते हैं, तेरी नज़र कैसी थी, वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो पृथ्वी के गर्भ से निकली स्नेह भरी धार विशाल नदी रूप में फूट पड़ी थी। मानो गंगा की वह धारा जो पाताल में प्रविष्ट होती है, पृथ्वी के गर्भ से विशाल नदी के रूप में फूट पड़ी हो। तथा क्रीडारत नीला जल टलमल टलमल का मधुर स्वर करता हुआ ऊपर की ओर उमड़ता चला आ रहा हो। लेकिन तेरे यौवन रूपी जलधार सदैव संयमित थे। तेरी दृष्टि से कभी कभी उसकी हल्की सी झलक मिल जाती थी। कवि आगे कहते हैं, तेरे कंठ से मधुर स्वर फूटा, तूने माँ के कंठ की मधुरता को मानो और भी गहरा कर दिया हो। कहने का आशय यह रहा होगा कि माँ के स्वर में जितना लोच और माधुर्य था, सरोज तेरे स्वर में उससे अधिक लोच और माधुर्य था। उसने अपने पिता की गर्वीली वाणी को भी अपने स्वर में समा लिया था। उसमें माँ की मधुरता और पिता का ओज था। इस तरह उसके कंठ में रागनी का विकास हुआ। वह जन्मजात गायिका सिद्ध थी। मेरे ओजस्वी गीतों की क्रांति वाणी उसके मधुर कंठ में प्रकट हो गई। अपनी आवाज़ को उसकी वाणी में प्रकट हुआ देखकर मैं सोचने लगा कि क्या यह मेरे संस्कार ही हैं जो उसके जीवन में प्रकट हो गए हैं। आज तक पृथ्वी पर ऐसा देखने को नहीं मिला कि संगीत की शिक्षा ग्रहण किए बिना ही किसी के स्वर में ऐसा संगीत प्रकट हो गया हो। मैं तो कोयल के बारे में सोचने लगा। वह पराये अर्थात कौवे के घोंसले में पलती है तथा जब उड़ने में सक्षम हो जाती है तो अपने मधुर स्वर से पूरे जंगल को गुंजित करने लगती है। उसी तरह तूने भी मेरे जीवन को मुखरित कर दिया है। तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि जागा उर में, मेरी छवि तू समझा मैं तेरा जीवन। कभी इन पंक्तियों में आगे कहते हैं कि तेरा सौंदर्य मेरी दृष्टि में समा गई, तू मेरे काव्य की प्रेरणा बन गई। एक अज्ञात पवन समस्त कुंजों, वृक्षों, पल्लवों और कलियों के विशाल समूहों को हिलाती डुलाती
उसमें एक मंद मधुर गुंजार भरने लगी। वह वायु तेरे सुंदर बालों को और नवयौवन से परिपूर्ण तेरे सुंदर शरीर का स्पर्श करने लगी, अर्थात तेरे शरीर के अंग प्रत्यंग यौवन आगमन पर एक अज्ञात सौंदर्य से भर उठे। तू अपलक नेत्रों से इन सब क्रियाओं परिवर्तनों को देखने लगी तथा मैं तेरे जीवन की आवश्यकता को समझ गया, तेरे जीवन की गरिमा को मैंने जान लिया।